देखिए, पहली बात तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि राजद सवर्णों का विरोधी है। मेरा जन्म अगड़ी जाति में हुआ है और राज्यसभा के लिए जब भेजने की बात आई तो मैं गया, मेरे साथ एक मुस्लिम कैंडिडेट गए, 2 लोग हुए। तो ये जो एक मिथ्या धारणा बनाई गई है उसके पीछे आधार कुछ नहीं है। अब आप आइए, सवर्ण जिसको आप सवर्ण आरक्षण कहते हैं, पहले मैं करेक्ट कर दूं, वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो सवर्ण आरक्षण नहीं है। वो मुसलमानों में भी मिलेगा, क्रिश्चियन में भी मिलेगा, पारसी में भी मिलेगा। हमारा विरोध था बिना दस्तावेज के क्यों, बरबीघा के गरीब को क्यों नहीं, क्यों शहरों में ये आरक्षण रुक जाए? क्योंकि 66,000 रुपया 70,000 रुपया पर मंथ। आप सोच के देखिए, 1,000 स्क्वायर फीट का मकान, 5 एकड़ जमीन। अगर मुझको सचमुच गरीब सवर्ण, गरीब अगड़ी जाति के गरीबों तक पहुंचना होगा तो हम इसको पूरे एक सर्वेक्षण के माध्यम से, जातिगत जनगणना के माध्यम से, जिसका सामाजिक आर्थिक नियामक होगा, उसमें उस बीपीएल को क्यों नहीं आधार मान लिया गया? अगर मैं कहूं कि गरीब के पास जाना चाहिए था, क्यों नहीं माना गया? हमारे प्रश्न संवैधानिक थे। और अगर आप मेरा भी भाषण याद करें तो मैंने एक एक लफ्ज संविधान के दायरे से कहा था, चाहे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 हो या आर्टिकल 16 क्लॉज 4। राजद का ये स्पष्ट मत है। अभी भी आप हमारे विधायकों की लिस्ट देखिए, अभी भी आप हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए, आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये जो मिथ्या धारणा बनाई गई, उस धारणा के पीछे कोई बल नहीं है। राजद शुरू से लेकर तक मैं गरीब की पार्टी जरूर मानता हूँ। ये गरीब की पार्टी है, गरीब कोई भी हो वो उसका दल है। अगर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बरबीघा में हम एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर देख रहे हैं, तो ये राजद का मैंडेट है मेरे साथ। राजद ने मैंडेट दिया है ना हम लोगों को कि हम अपना आधार और बड़ा करें। मैं समझ रहा हूँ कि उस दृष्टिकोण से इसको देखे जाने की जरूरत है। और एक और भी जो अगड़ी जातियों को ये सोचना होगा, आपने कांग्रेस के साथ जब आप थे तो कुछ ना कुछ हासिल किया। एक बार मूल्यांकन होना चाहिए कि भाजपा के साथ आपने क्या हासिल किया, सिवाय एक अफीम जिसमें नशा चल रहा है, और नशा उतरते ही पता चलता है कि रोजगार नहीं, आय नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं, और देशभक्ति का तुर ही बजाया जा रहा है। श्री कृष्ण बाबू से बड़े देशभक्त हैं? मोदी जी को 7 जन्म लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति देशभक्ति का मतलब सिर्फ ये समझता हो कि जवानों की शहादत पे कैसे भाषण दिया जाए, पुराने किसी नेता को देख लीजिए कांग्रेस के जमाने से, आपने कभी नहीं सुना होगा 71 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, बांग्लादेश बन गया। मैंने इंदिरा गांधी के पोस्टर पर तो नहीं देखा आज तक कि भैया बांग्लादेश हमने बना दिया, हमको वोट दो। तो ये एक छोटे आदमी के बौनी समझ का द्योतक, राजद या राजद का गठबंधन उस राजनीति से दूर जाना। जवानों की शहादत पर राजनीति कर रही है बीजेपी। बिल्कुल। एक माँ को मैंने सुना, उत्तर प्रदेश की एक जवान की माँ थी, रो रो के बोल रही थी कि मैंने अपने बेटे का शव तिरंगे में लिपटा देखा। मैंने उधर का तो कुछ भी नहीं देखा, आपने क्या किया। एक महाराष्ट्र में एक शहीद की पत्नी कह रही थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बिलख रहे थे, कि मैंने अपने पति का शव देखा, उधर का कुछ नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी, इन सवालों को विपक्ष नहीं पूछ रहा है, लेकिन उस शहीद की माँ को तो बताएंगे, उस शहीद की पत्नी को तो बताएंगे। प्रधानमंत्री जी, देश आपसे पहले भी था, देश आपके बाद भी रहेगा, लोग आते जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, व्यक्ति अगर अपने आप को देश से बड़ा समझने लगेगा ना, तो देश का मिजाज बहुत बड़ा है, वो आपको आपकी हैसियत बता देगा। मतलब एक नए समीकरण की तलाश में आप बरबीघा या श्रीबाबू को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि राजद इंद्रधनुषी समन्वय बनाना चाहता है, इसको कहते हैं रेनबो कोऑर्डिनेशन। इंद्रधनुष में सारे रंग होते हैं। लेकिन चुनाव के पहले ही क्यों? नहीं, चुनाव के पहले नहीं। अगर आप हमारी लगातार कोशिशों को देखें, मैंने अपना उदाहरण दिया, कोई समझ सकता था कि राजद से कोई मनोज झा जाएंगे राज्यसभा में? 2 ही सीट थी हमारे पास। लेकिन बात सर गिने चुने चेहरे की है। आपके जितने भी मतलब पुरोधा हैं आपकी पार्टी के, वो उन पर आरोप लगता रहा है वंशावली का, वंशानुक्रम का, कि लालू यादव आए, मीसा भारती को प्रश्रय मिला, तेजस्वी यादव को प्रश्रय मिल रहा है, तेज प्रताप यादव को, जैसे भी जो भी।
लेकिन अपने ही पार्टी के कद्दावर नेता तेज प्रताप यादव लगा रहे हैं कि कुछ विशेष स्वार्थी पुरित लोग जो हैं उनके भाई को घेरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मऋषि समाज या फिर जिनके नुमाइंदगी करने वाले बिहार केसरी के प्रपत्र पर आप एक ऐसा अपना प्रत्याशी के लिए मतलब प्रलोभन या फिर ऐसा माना जा सकता है कि इस प्रकार ये बात अभी वर्तमान में सर आपके विपक्षियों के द्वारा आरोप लगेगा। मैं तो निष्पक्ष भाव से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर ये मोह ब्रह्मऋषि समाज के प्रति राजद की जो अचानक आई है, क्या ये राजनीति से प्रेरित मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं। एक बात स्पष्ट कर दूं, चूंकि चुनाव के वक्त मैं यहाँ हूँ, उससे पहले नहीं आया। आपके प्रश्न को एक आधार मिलने की संभावना दिख रही है, वैसा है नहीं। मैंने कल निर्णय किया, आज मुझे नवादा जाना है। मैंने शक्ति जी से कहा नॉर्मली मैं पटना रहता हूँ या कैंपेन में निकल जाता हूँ उनके साथ, आज मैं रुका। हमारी कोशिश अगर आप देखें तो बीते 15 ईस्वी के बाद से लगातार हो रही है। अगर आप कभी देखें हमारे कहीं मौका लगे हमारे लोगों के प्रोफाइल, आपको उसमें ये चीज़ें दिख जाएंगी। और लोग जाहिर तौर पर हमें पहले से डब करके रखते हैं, करिए सामाजिक न्याय वाले लोग हैं या अगड़े के विरोधी हैं। अब उस निराधार आरोप को हम अगर समझाते हैं, उसकी स्पेस होनी चाहिए। उसका एक आधार है, आप क्यों नहीं मानते हैं कि आपके ही नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कभी भूरा बाल और परवल की खेती जैसी कुछ बातें की? एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं लालू जी के साथ 8-9 वर्षों से हूँ जी। मैंने आज तक सारे रेफरेंस मटेरियल तलाश लिए, अखबारों की कतरने ढूंढ डाली। मैं रिसर्चर हूँ बोलता, मुझे ये स्टेटमेंट कहीं नहीं। लेकिन यहाँ पर बैठी जनता से नहीं, लेकिन ये चला जी, उसी तरह चला जैसे हेमा मालिनी वाली चीजें चली जी, जिसको हेमा मालिनी जी भी नकारा और लालू जी ने भी नकारा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके प्रश्न में कुछ चीजें थी। जब वंशवाद की राजनीति की बात करते हैं ना, किसका कौन बेटा बेटी चुनाव, ये राजतंत्र नहीं है। अब जनता के बीच जाते हैं, जनता कई लोगों को खारिज भी कर देती है, कई लोगों को चुन देती है। कई नेताओं के परिवार खत्म हो गए क्योंकि जनता ने चुना नहीं, कईयों के चल पड़े क्योंकि जनता को कुछ संभावना दिख पड़ी। अब आइए तीसरा पहलू जो आपने कहा तेज प्रताप जी के बारे में, महत्वपूर्ण यह है कि सब लालू जी की संतान है। किसी कैंडिडेट और किसी क्षेत्र के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किसी का एक नज़रिया हो सकता है कि ये कैंडिडेट शायद वो जो सोचा जा रहा है उससे बेहतर हो। अंततः हमारे यहाँ की तय प्रक्रिया में पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लालू जी को अधिकृत किया, तमाम नाम जाते हैं, फिर वो उस पर मुहर लगाते हैं। अब आपके सवाल के आखिरी पहलू में मैं आता हूँ, जो पहले भी मैंने कहा कि मेरा मानना है कि राजद जो 15 ईस्वी के बाद से कोशिश कर रहा है, आज उसकी परिणति है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, चुनाव के नतीजे जो हों, ये यकीन मानिए चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, जो बातें हम एक व्यापक इंद्रधनुष बनाने की बात कर रहे हैं उससे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव जीते या चुनाव हारे। एक सर एक महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ की जनता की कि सर एक प्रवक्ता के रूप में हमारे भाई यहाँ पे शक्ति यादव जी और आप भी मौजूद हैं। कल बात प्रत्याशी की बात आएगी तो अभी आपकी यह घोषणा कहाँ तक सार्थक साबित होगी? कल प्रत्याशियों की बात प्रवक्ता के द्वारा तय कर दी गई हो और यह घोषणा भी 100% अमल में लाई जाएगी यहाँ के नागरिकों के साथ, कहीं ये छलावा तो नहीं? एक बात जान लीजिए, प्रवक्ता ने अपने मन की बात रख दी है जी, और अगर शक्ति जी ने ये बात कही थी कल जी, ऐसा नहीं कि ये कह के यहीं रुक गए जी, ये बातें ऊपर तक भी गई जी। और अगर आज मैं ये कह रहा हूँ तो ये उसी उनकी कही गई बात का फॉलो अप है। लेकिन सर और ये नहीं, और सुन लीजिए जी, इतनी गंभीरता हमारे अंदर होती है कि जब अगर हम कोई बात कहते हैं छल के लिए नहीं कहते हैं सर। ये कला मैं मोदी जी से सीखना चाहता हूँ, सीख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सर आपकी ये कला तो काफ़ी हद तक दिखाई भी पड़ रही है सर। एक तरफ तो 10% जो दिए गए आरक्षण पर आप कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार जब मनमोहन सिंह के ये में थी समर्थन में, तो आप लोगों ने ऐसा विचार मन में क्यों नहीं लाया? क्या उस वक्त सवर्णों में गरीबी नहीं? अभी भी देखिए आप जाकर के पूरा यूपीए वाला कागज चेक कीजिए, हमारा पुराना मैनिफेस्टो चेक कीजिए। हमने हमेशा कहा गरीबों के लिए आरक्षण, लेकिन हम दस्तावेज पर बात करते हैं। संवैधानिक संशोधन, आप मीडिया के साथी हो, अगर बिना दस्तावेज के आपके संविधान में संशोधन हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, कल को कोई सोशलिस्ट निकाल देगा, कल को कोई रिपब्लिक निकाल देगा उससे, कल को कोई डेमोक्रेसी निकाल देगा और हम कहेंगे कि सब मिलके ताली बजाओ
क्योंकि सरकार बड़ी मजबूत है, इसने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। बस उस लिए खड़ा था कि दस्तावेज चाहिए। और जब हम बात कर रहे थे, यूपीए ने बात की थी, नरसिम्हा राव ने भी कोशिश की थी, लेकिन कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट भी यही पूछेगा, मैं आपसे आज कह रहा हूँ, एविडेंस क्या है? ये 66,000 का आंकड़ा कहाँ से आया? कोई तो बताए। 5 एकड़ का आंकड़ा कहाँ से आया? अगर गरीबी का ये आंकड़ा है ना, तो बीपीएल के लिए भी यही कर दो। कर नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गरीबी निर्धारित करने की एक पद्धति हो, और उस पद्धति के लिए थोड़ा सर्वेक्षण की जरूरत है, और जातिगत जनगणना इसका एक उपाय है। एक अंतिम सवाल सर, जी हो गए यार। अरे भाई जाना इनको है, आप कर रहे हैं तो आप अपने घर से भगा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, गठबंधन में इतनी सारी पार्टियां हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रांतीय स्तर के अध्यक्ष हैं। कल जब नेता के बाद मान लीजिए कि बहुमत आपको प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में नेताओं का चयन जब होगा, नेता का चयन होगा, तो आप किस रूप में, इतनी महत्वाकांक्षी लोग हैं, एक नेता ढूंढ पाना, क्या महागठबंधन सफल हो पाएगा? एक बात जान लीजिए, मैं 2 बातें कहूँगा। अक्सर इस प्रश्न का जवाब मैं ऐसे देता हूँ, हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, डिटर्जेंट की टिकिया नहीं खरीद रहे कि ये मोदी जी वाला है तो आपका वाला कौन सा है, वो नहीं। सारे मेंबर पार्लियामेंट बैठते हैं, ये तय होता है। आपने 2004 के पहले, मैं नहीं जानता था कि मनमोहन सिंह जी पीएम बनेंगे, 10 वर्ष पीएम रहे। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योग्यता को भी अगर पैमाना मानूं मैं, तो कम से कम पूरे विपक्ष में 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी से बेहतर चला सकते हैं। और मेरा मानना है ना कि नेता का 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, दिल बड़ा चाहिए। श्री कृष्ण बाबू का दिल बड़ा था। हमने अब तक जो नेता देखे उनका दिल बड़ा है। सीने की लंबाई चौड़ाई तो हम मांस मछली खरीदते वक्त देखते हैं, प्रधानमंत्री बनाते वक्त। सर छोटा सा एक सवाल, बिहार में अभी राजद में टूट की संभावना दिख रही है तेज प्रताप और तेजस्वी के बयानों से, तो आप इस पर क्या? एक शेर है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो राजद की खत्म की इबारत कई बार लिखी गई। मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ, सब लालू जी की संतान, जो कार्यकर्ता भी भाई अलग जुबान बोल रहे हैं, सब उसी परिवेश में आगे बढ़े हैं। एक बार सबको पता है संकट कितना महत्वपूर्ण है, कितना गहरा है। हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलेंगे, सब सुलझ जाएगा। ये क्षण पहले भी हमने देखा है, ये सुलझ जाएगा।